जी हाँ, ये 20 शहर बनेंगे स्मार्ट। आज उन 100 शहरों में से 20 शहरों का ऐलान कर दिया गया है जो स्मार्ट सिटी की रेस में थे। ये 20 शहर सबसे आगे निकल कर आ गए हैं। हम आपको बताएंगे कौन से हैं ये 20 शहर। यहाँ पर सबसे पहले जो स्मार्ट सिटी के नाम पर आया है वो है राजधानी दिल्ली। वहां उन्हें स्मार्ट सिटी का यहाँ दर्जा मिलने जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान से जयपुर और उदयपुर, ये 2 शहर चुने गए हैं। इसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और जबलपुर, ये 3 शहर आए हैं जिन्हें स्मार्ट सिटी बनने का गौरव प्राप्त होगा। गुजरात से है अहमदाबाद और सूरत, जबकि कर्नाटक से धवनगिरी और बेलगांव, ये 2 शहर आए हैं। महाराष्ट्र की बात करूं तो पुणे और सोलापुर को भी ये नंबर मिला। कर्नाटक से हमने कहा धवनगिरी और बेलगाम। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से विशाखापट्टनम और काकीनाडा। तमिलनाडु से जो 2 शहर बनेंगे वो हैं चेन्नई और कोयम्बटूर। इसके अलावा 4 शहर कोच्चि, लुधियाना, गुवाहाटी और भुवनेश्वर, ये 4 और शहर हैं जिन्हें मिलाकर 20 की लिस्ट पूरी होती है। तो इन 20 शहरों को अब स्मार्ट सिटी बनने के लिए चुन लिया गया है। कड़ा कंपटीशन हुआ स्टेट लेवल पे और फाइनली सेंट्रल लेवल पे जो कंपटीशन हुआ उसमें ये 20 शहर चुनकर आए हैं। तो अब ये स्मार्ट सिटी का सफर कितना आसान होगा, क्या चुनौतियां यहां पर आएंगी और साथ में क्या वो रिक्वायरमेंट्स हैं स्मार्ट सिटी के लिए जो इन्हें पूरी करनी पड़ेगी, इस पर आज हम करने जा रहे हैं चर्चा। हमारे साथ मौजूद हैं प्रताप पटोड़े साहब जो कि फाउंडर हैं स्मार्ट सिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरविंद नंदन साहब जो सीईओ हैं लाइसेंस फॉर आस के, और हमारे साथ हैं सिडको के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय भाटिया साहब। बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रताप जी, आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि काफी क्लोजली आप इसे वॉच करते हैं। अब ये 20 शहर आ गए हैं, कड़े कंपटीशन से ये निकले हैं। अब यहां से आगे किस तरीके से शुरुआत होगी, किस तरीके से सब कुछ किया जाएगा, किस तरीके से 20 शहरों में से प्रायोरिटी किसको मिलेगी और कैसे फंडिंग होगी, तमाम चीजें हैं, लेकिन कहां से शुरुआत होगी? पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि जो सरकार ने अपना दिखाया है एक डायरेक्शन और एक कमिटमेंट कि इस एक तारीख को, एक पर्टिकुलर जो पूरा उन्होंने प्रोसेस जो शुरू किया हुआ है उसको एक सही नतीजे पे लेके आए हैं। और इससे क्या होता है, एक गवर्नमेंट की, सरकार की क्रेडिबिलिटी बरकरार होती है, इम्प्रूव होती है और लोगों में इस पूरे मिशन का विश्वास और बढ़ता है। ये पूरी अनाउंसमेंट करने के बाद जिस प्रकार से इन्होंने चॉइस सारे सिटीज की सिलेक्शन किया गया है उसके हिसाब से ये भी बताया गया है कि जो फंड्स हैं वैसे इनको अवेलेबल होंगे एंड ऑफ द ईयर में, यानी कि इस साल के अंत तक के। तो शायद कार्यवाही इस प्रकार की रहेगी कि लोग अपनी आरएफपी बनाने में डिस्कशंस करेंगे और आरएफपी से फिर टेंडर्स की ओर बढ़ेंगे। जब तक कि ये साल की मतलब एंड होगी तब तक कर ये टेंडर्स के सिचुएशन में पहुंचेंगे और तभी तक के फंड्स इन सिटीज को मिलेंगे ताकि वो इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकें। पर इन्होंने, सरकार ने और ये जो बाकी कुछ शहरों को एक और विंडो दिया हुआ है अप्रैल में कि वो दोबारा अपने एप्लीकेशंस और अपने प्लान्स को रीसबमिट कर सकते हैं। इन जो विनर्स हैं सिटीज, उनके आधार पर उनके प्रोजेक्ट्स किस प्रकार से वो चुने गए हैं, इन चीजों को ध्यान में रखकर वो रीसबमिट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस और फिर इस सिलेक्शन में उतर सकते हैं। तो पूरी अब जो डायरेक्शन है, पूरा एक माहौल है, एक मार्केट की तरफ है कि भाई हाँ बिल्कुल मार्केट की तरफ है। अब इनको आरएफपी बनाने हैं और टेंडर्स बनाने हैं और जो सिटीज विन कर चुकी हैं उनको तो इसी दिशा में जाना है। जी, तो यहाँ पर संजय भाटिया साहब है हमारे साथ सिडको के। संजय जी, क्या थोड़ा अफसोस कि नवी मुंबई का नंबर नहीं लग सका? पुणे सोलापुर तो आ गए महाराष्ट्र से, लेकिन नवी मुंबई को जगह नहीं मिल पाई किन्हीं कारणों से? देखो, नवी मुंबई के 2 पार्ट्स हैं, नवी मुंबई नॉर्थ और नवी मुंबई साउथ। नवी मुंबई नॉर्थ था इस कंपटीशन में और उसकी इस बार बारी नहीं आई, लेकिन आई एम श्योर कि आगे अगले वाले में इनकी बारी आ जाएगी। लेकिन जो नवी मुंबई साउथ है उसका स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट तो हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, जिसकी फाइनेंशियल फंडिंग हम खुद कर रहे हैं। 88 प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, जिसमें से 11 प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर दिए हैं और अगले 2-4-3 साल के अंदर सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं। जी चलिए, तो ये संजय साहब आप कर रहे हैं अपनी इनिशिएटिव, तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब क्योंकि सरकार का जो अपना मिशन है वो फंडिंग आएगी, इसके लिए भारी भरकम 1000 करोड़ रुपए यहाँ पे मिलने वाले हैं जो स्मार्ट सिटीज बनेंगे 200 रुपए के ट्रेंच में। तो
आप अपनी फंडिंग कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये भी मिलती तो शायद अच्छा होता। देखिए, अगर आप नवी मुंबई साउथ की बात करते हैं, हम इस कंपटीशन में नहीं थे क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट 34,000 करोड़ का है। 1,000 करोड़ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था जी। वो पूरी सिटी डेवलप करनी है। इस प्रोग्राम के अंदर एक पैन सिटी प्रोजेक्ट होता है और एक एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। आइडिया बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड मूव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट अगर पूरी सिटी को डेवलप करना है तो और भी काफी बड़ा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। हमने किया है 88 प्रोजेक्ट्स लिए हैं उसमें, जिसको हम आगे डेवलप कर रहे हैं। राइट तो यहाँ पर संजय जी बहुत अच्छा सवाल उठाया। अरविंद जी क्यों ना इसी को आगे लेकर जाऊं। उन्होंने कहा कि 34,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है अपनी स्मार्ट सिटी के लिए और यहाँ पर सरकार 5 साल में 1,000 करोड़ रुपए दे पाएगी, तो क्या इसे एक रियलिस्टिक बजट माना जाए? 1,000 करोड़ रुपए में कुछ होगा? क्योंकि छोटी छोटी आपको पाइपलाइंस बदलने के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर देने पड़ते हैं शहरों के अंदर। जी हाँ, तो जैसा इन्होंने बताया बिल्कुल सही है कि 30-40 हजार करोड़ तो आसानी से लग जाते हैं, पर ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए लगते हैं। 1,000 करोड़ मिले या जो भी मिले सरकार से, मैं नहीं समझता कि ये सारा आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर पाएंगे। जो बहुत सारे और एनेबलिंग आपको काम करने पड़ते हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल ज्यादा वाजिब होगा इसका। तो अगर आपको फीजिबिलिटीज करानी है, ट्रैफिक प्लानिंग करानी है, तो बहुत सारा जो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग का जो खर्चा होता है वो इससे हो सकता है। बाकी जो कैपिटल आउटले है प्रोजेक्ट का, वो तो वैसे भी अलग से प्रोक्योर करना होगा या फिर पीपीपी मॉडल से लेना होगा या अलग अलग उसके जरिए होते हैं। मैं नहीं समझता कि ये 1,000 करोड़ आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बन जाएगा और उससे आपकी स्मार्ट सिटी बन जाएगी, ये मंशा मैं नहीं समझता कि है। तो ये आप कह रहे हैं कि एक सीड कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल होगा। और आगे प्रताप से पूछ रहे थे। प्रताप, क्योंकि आप जुड़े हैं स्मार्ट सिटी काउंसिल, आप ये पूरा सब कुछ देख रहे हैं, तो ये जो 1,000 करोड़ रुपए हर सिटी को देने की बात है 20 सिटीज को, तो ये पैसे का शुरुआती इस्तेमाल किस तरीके से होगा? क्योंकि जो बात हम कर रहे हैं, या जैसा अरविंद जी भी कह रहे हैं, ये छोटी सी रकम है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे होगा कि एक शुरुआत हो? तो जैसे कि संजय जी ने कहा, नवी मुंबई साउथ तो एकदम ग्रीन फील्ड सा प्रोजेक्ट है। और ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में यही फर्क है कि ब्राउन फील्ड में आप जो आपकी एग्जिस्टिंग एरियाज है उसमें रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं या रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो मतलब आपको जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो थोड़ा लिमिटेड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या एरिया ले रहे हैं और किस प्रकार की आप रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं। और ग्रीन फील्ड में तो पूरी की पूरी, जैसे संजय जी ने कहा, पूरी की पूरी सिटी बनानी है, तो उनका जो पूरा आउटले है ट्रंक, तो ये 1,000 करोड़ रुपए मैं जो पूछना चाह रहा हूं, क्या ये पर्याप्त होंगे? और अगर नहीं होंगे तो बाकी पैसे का इंतजाम कैसे होगा? देखिए, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो प्रपोजल्स आए 1,000 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ तक के लोगों की पूरी उन्होंने लागत दिखाई गई है इन प्रोजेक्ट्स में, इन प्लान से। तो ये प्लान के तहत जितना खर्चा है ये उसी हिसाब से उन्होंने इसको पेश किया गया है। मतलब सारी सिटी तो स्मार्ट होनी है नहीं इससे। उन्होंने जिस एरिया को, ये एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है, तो जो एरिया उन्होंने सिलेक्ट किया है उसी एरिया को वो स्मार्ट करना चाहते हैं। तो ये जो हम कहते हैं ना पॉकेट्स ऑफ एक्सेलेंस होंगे हमारे, और उनका देखा देखी जैसे बाकी शहर में और डेवलपमेंट की लहर दौड़ेगी, इसके ऊपर ये पूरी उम्मीद बैठी हुई है। जी, तो एक बार एक प्रश्न, मूलभूत प्रश्न में फिर से ले आता हूं अरविंद जी, और वो ये है कि लोग स्मार्ट सिटी को अभी भी शायद ठीक तरीके से समझ नहीं पाए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसे स्मार्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा, वाईफाई चल जाएगा, लेकिन ये इतनी सी तो अवधारणा है नहीं। जो फुल ब्लोन अवधारणा है जिसको आप स्मार्ट सिटी कहेंगे, वो किस तरीके से समझे? लोग क्या देखेंगे जब इनका शहर स्मार्ट हो जाएगा? क्या उनको महसूस होगा कि उनका शहर स्मार्ट हुआ है? जी, मेरा ख्याल है हमने इस पर कई दफे चर्चा की है विपिन जी, कि स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वाईफाई लगा हुआ है या फिर आपके नल में अपने आप पानी आ रहा है, बंद हो रहा है। स्मार्ट सिटी के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पहलू हैं। ये ई गवर्नेंस से शुरू करके आपकी जो रोजमर्रा की जो कंडक्ट है डे टू डे लाइफ की, वो सारी कन्वेयंस है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, जो आपका ओवरऑल सर्विसेज सिस्टम है, वो सारा कुछ इसके साथ इंटीग्रेट होकर मैनेज हो सकता है। ई गवर्नेंस इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जहां से मैं समझता हूं इसकी शुरुआत होती है। तो इसे सिर्फ वाईफाई से या किसी ऑडियो विजुअल मीडियम से अगर हम देखकर आज समझना चाहें, उसकी कल्पना करना चाहें, तो वो मेरा ख्याल है गलत तो नहीं है, पर वो पूरा नहीं है। वो बहुत एक छोटा सा उसका एक हिस्सा हो सकता है, एक छोटी सी बूंद हो सकती है। राइट। संजय साहब, तो आप जो स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं, चूंकि नवी मुंबई को हम वैसे एक स्मार्ट मॉडल मानते हैं, आप साउथ न्यू बॉम्बे की बात कर रहे हैं, 34,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आप अपनी स्मार्ट सिटीज में क्या फीचर डाल रहे हैं? देखो, हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है दैट 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर है ये।
जिसमें सबसे पहले स्मार्ट सिटी करने के लिए स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन करना, जिसमें पूरी सिडको की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, प्रोसेस री इंजीनियरिंग हो रही है, जिसमें जितने सिटीजन सेंट्रिक कंसेप्ट्स हैं या प्रोसेसेस हैं उनको कंप्यूटर ओरिएंटेड कर रहे हैं और पूरे के पूरे उसको रिड्यूस भी किया जा रहा है। जैसे हमारे 1280 प्रोसेसेस थी, उनको 800 प्रोसेसेस में ले आए हैं और उनको सब के सब को कंप्यूटराइज कर रहे हैं ताकि सिटीजन को उसका फायदा हो। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है उसमें हम ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ बिजनेस के 22 प्रोजेक्ट्स लिए हैं जो अभी उन्होंने बताया, जिसमें से वाईफाई करना कुछ एरियाज में एक छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्ट है, लेकिन बाकी बहुत से जैसे ऑटो डीसीआर है, जितने लोग आएंगे बिल्डिंग अप्रूवल के लिए वो अपनी प्लान अपने इसके अंदर दें, डिजिटली प्लान दें विद अ वीडियो, तो डिजिटली द प्लान्स विल गेट अप्रूव्ड। ये ऑटो डीसीआर हम ऑलरेडी बना चुके हैं जी। तो इस तरह के 22 प्रोजेक्ट्स हैं ई गवर्नेंस के। देन ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम पहला मेट्रो शुरू कर दिया है, मेट्रो 2, 3, 4 को हमने प्रीपोन करके उसको आगे लेके जा रहे हैं ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इमीडिएटली मिल सके। देन क्वालिटी ऑफ लाइफ के प्रोजेक्ट्स हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स, देन प्रॉपर जिम्नेजियम्स, ओल्ड सिटीजन्स होम्स, लाइब्रेरीज, इन सब की फैसिलिटीज देने की भी प्लानिंग है जी। एंड कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स भी लिए हैं, जैसे हम खारगर एरिया में एक कमर्शियल एरिया भी डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें देखें, इसमें हमने एक देखा कि जब हम इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लैंड के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं जी। तो सिडको को उसका फायदा है, लेकिन जो आम जनता है वो फिर अफोर्ड नहीं कर पाती जी। तो अफोर्डेबिलिटी भी इंक्लूसिव प्लानिंग के लिए 55,000 घर बना रहे हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप के लिए। ये सारे काम अगले 3-4 साल के अंदर कंप्लीट करने हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बन चुके हैं, आधे में टेंडर इनवाइट हो चुके हैं। बिल्कुल सर। तो स्मार्ट सिटी के अंदर आपने कई सारी चीजें, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, स्मार्ट गवर्नेंस हो गई, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि जब इतना सब इन्वेस्टमेंट होगा तो वो जगह अफोर्डेबल नहीं रह जाएगी, इसलिए आपको स्मार्ट हाउसिंग की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस बड़े प्रश्न पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के साथ हमारे साथ होंगे एसोटेक के एमडी संजीव श्रीवास्तव साहब भी, उनसे भी चर्चा होगी, लेकिन यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो देश के 20 स्मार्ट शहरों के नामों का ऐलान हो गया है। ये वो पहले 20 शहर होंगे जो देश में स्मार्ट सिटी का दर्जा पाएंगे। आने वाले कुछ वक्त में हम देखेंगे कि इनका धीरे धीरे स्मार्ट की तरफ प्लान शुरू हो गया है, स्मार्ट बनने जा रहे हैं। अब हमारे साथ जुड़ गए यहाँ पर एसोटेक के एमडी संजीव श्रीवास्तव साहब भी, और एक बड़ा सवाल हमसे पूछने जा रहे हैं, क्योंकि ब्रेक से पहले जब हम संजय साहब से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि संजीव जी, जैसे ही आप सिटी में स्मार्टनेस लाने की कोशिश करते हैं, उसे सुविधाओं से लेस करते हैं, धीरे धीरे वहां पे इन्वेस्टमेंट के कारण उसकी वैल्यू बढ़ने लग जाती है और अफोर्डेबिलिटी का एक बड़ा फैक्टर खड़ा हो जाता है। ऐसे में स्मार्ट सिटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है स्मार्ट हाउसिंग या अफोर्डेबल हाउसिंग को क्रिएट करना। आप क्या समझते हैं कि स्मार्ट सिटी के अंदर जबकि सारी चीजें बदल रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग क्रिएट करना कितना आसान होगा, क्योंकि लैंड के रेट्स वहां पर भी बढ़ेंगे? विपिन जी, देखिए, अभी तक का ट्रेंड अगर देखें तो प्राइसेस इस केवल इतनी बात से ही कि स्मार्ट सिटी वो शहर हो गया है, इसी से प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। बट रियलिटी चेक भी है, एक रियलिटी सिंक करेगा। तो लेकिन अगर ये एक ट्रेंड सेटर बनता है तो ट्रेंड सेटर बनने की वजह से हमें ना बड़ा ऑब्जेक्टिव, बड़ा गोल पे फोकस करें। गवर्नमेंट भी कर रही है, डेवलपर भी करेंगे, पब्लिक को भी करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में मोमेंटरली तो शायद आपकी बात सही है कि हो सकता है प्राइसेस बढ़ें किसी पॉकेट में, मगर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है ना हर पॉकेट के लिए स्मार्ट सिटी में होगा, तभी स्मार्ट सिटी लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा। बट मोर देन दैट, ये हिंदुस्तान के लिए एक ट्रेंड सेट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी बाहर जाते हैं, ऐसे शहरों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि काश हमारे यहाँ भी ऐसा हो। तो बड़ा ऑब्जेक्टिव और बड़ा गोल तो यही है कि थोड़े टाइम की बात छोड़ दें, लॉन्गर रेंज में देखें तो सबको अफोर्डेबल, सभी पॉकेट के, सभी बजट के हिसाब से वहां घर बनेंगे ही बनेंगे, बिकॉज मार्केट ड्रिवन चीज यही कहती है। राइट। यहाँ पर प्रताप साहब, घरों की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को उन स्मार्ट सिटीज में रहना है। तो घर के लिए कोई खास पॉलिसी अलग से स्मार्ट सिटी के अंदर जहां पर सरकार एम्फेसिस देगी कि इस सेक्शन के लिए इतने घर होने ही चाहिए और इस बजट में होने चाहिए? अभी तक के फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि
हाउसिंग में ये बातें तो जरूर दी है कि कितने मतलब सोलर पावर की बात की गई है, एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग्स की बात की गई, क्योंकि बिल्डिंग्स ज्यादा पावर कंज्यूम करती हैं एक स्मार्ट सिटी। लेकिन जैसे कि नवी मुंबई ने प्लान किया गया है कि वो पहले ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली लोग जो उन सिटीज में काम करते हैं उन्हीं के आने जाने में ही एक बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट का जो एक कमोशन क्रिएट हो जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक जैसे दिल्ली में आज प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि आपके 1.2 मिलियन कार्स गुड़गांव और दिल्ली के में आ रही हैं और जा रही हैं और ये क्रिएशन कर रही हैं। लेकिन अगर एक सिटी में पहले ही प्लान हो कि जो संख्या में लोग इस सिटी के लिए काम करें उनके लिए एक प्रोविजन क्रिएट किया जाए, ये एक प्लानिंग का मतलब एक सोच है। जब और ग्रीन फील्ड में खास तौर से ये ज्यादा अच्छी तरह से प्लान किया जा सकता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिटीज हैं वहां पे चैलेंज करना तो सिर्फ एक बहुत चैलेंज है। और मतलब जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग आज हो रही है और जो मतलब आज देखा जाए तो हाउसिंग में अगर कोई चीज बिकी है तो अफोर्डेबल हाउसिंग ही बिकी है इस साल में। तो वो सब बिल्कुल बॉर्डर्स ऑफ द सिटी में ये पूरी एक्टिविटी हो रही है, सिटी के बीच में तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर संजय भाटिया साहब आपसे एक और बड़े चैलेंज के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारे यहाँ जिस तरीके का सिस्टम है, एक सिटी को डेवलप करने में कुछ फैसले तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथ में होते हैं, कुछ चीजों पर स्टेट गवर्नमेंट फैसला करती है और कुछ पर केंद्र करता है, JNNURM इस तरह की योजनाओं के तहत जो डेवलपमेंट होते हैं। तो ऐसे में कितनी दिक्कत आएगी स्मार्ट सिटीज को बनाने में, जबकि 3 अलग अलग बॉडीज अपने लेवल पे डिसीजन ले रही होंगी? देखो, जहां पे ये इश्यूज हैं, जैसे हमारे महाराष्ट्र में भी जहां पे कई अथॉरिटीज हैं, वहां कोऑर्डिनेशन के डेफिनेटली इश्यूज आते हैं। महाराष्ट्र में लकीली कोऑर्डिनेशन के इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक वॉर रूम बनाया हुआ है, स्पेशली फॉर MMRDA एरिया, मुंबई और उसके आसपास के लिए। बट इश्यूज डेफिनेटली आते हैं। बट फॉर्चुनेटली जो एरिया हमारे पास है, जैसे नवी मुंबई साउथ है जी, इसमें सिडको इज इन फुल कंट्रोल, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसमें दूसरे इश्यूज नहीं आते। जो हम डिसाइड करते तो हैं, ऐसी ही व्यवस्थाएं करनी होंगी आपको लगता है? अगर स्मार्ट सिटी को एक हकीकत बनाना है या उसका काम तेजी से बढ़ाना है तो कुछ सिडको जैसा ही प्रबंध करना होगा? नहीं, देखिए, ये जो सिटी सिलेक्ट की गई हैं इनमें ऑलरेडी कॉर्पोरेशंस हैं। SPV बनाने का एक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है, विच इज अ वेरी गुड आइडिया। तो उससे मूवमेंट जरूर फास्ट होगी, मुझे इस पे विश्वास है। बट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ लेके जाना तो इशू है ही। जहां पे मेरे पास जो एरिया है वो ग्रीन फील्ड है, कुछ ब्राउन फील्ड है, इसलिए आई एम एबल टू डू दैट। बट बाकी जगह ये इश्यूज रहने वाले हैं। जी, तो बाकी जगह इश्यूज रहने वाले। एक हकीकत वाला सवाल में चलते चलते आपसे पूछूं अरविंद नंदन साहब की, सब कुछ हो गया, प्लानिंग हो गई, तय हो गई, लेकिन अब इस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन, वो तय सीमा, वो तय बजट, क्या हम वाकई में स्मार्ट सिटी को हकीकत बनते देखेंगे जिस तरीके से हमारे देश में काम होता है? हाँ, ये मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं काल्पनिक भी है ये सवाल, लेकिन साथ में जो हमारे पास एविडेंस रही है वो ऐसी रही है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं समझता हूं हमारे देश में कई उदाहरण भी हैं, सिडको का ही उदाहरण है, लेकिन इसको एक साथ जोड़ना और जैसा ये कह रहे हैं, या तो SPV हो या कोई एक अथॉरिटी के अंडर में अगर ये हो तो ये ज्यादा आसानी से संभव है। परमिशंस भी सारी जगह स्ट्रीमलाइंड हो। आप स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, उसकी तैयारी भी स्मार्ट ही करनी पड़ेगी। अनस्मार्ट तैयारी से स्मार्ट सिटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। तो ये मतलब बिल्कुल एक शब्द में कहूं। चलते आखिरी कमेंट में आपसे लूं संजीव साहब, क्योंकि आप स्मार्ट ये परमिशंस की जहां तक बातें होती हैं, क्योंकि एक बिल्डिंग बनाने की परमिशन में इतना वक्त लग जाता है, तो जब आप चीजों को बदलेंगे वहां पर ये जो परमिशंस और ये एलोकेशंस और इनकी दिक्कत आएगी, कितना बड़ा रोड़ा होगी? देखो सर, प्रैक्टिकल तो ये है कि ऐसा हो रहा है, रोड़ा है, परेशानियां हैं, लेकिन अगर SPV मॉडल पे जो बात है, अगर SPV मॉडल पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, क्योंकि अल्टीमेटली केवल मास्टर प्लान या बिल्डिंग प्लान दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। अगर हम लोग बिल्डिंग प्लान की बात करेंगे तो चलो आसान हो गया, लेकिन मास्टर प्लानिंग जहां होना है, ग्रीनफील्ड है या एग्जिस्टिंग को रिहेबिलिटेशन करना है या पूरा नया क्रिएट करना है, ये चैलेंज ऐसे हैं जहां बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जहां अप्रूवल एजेंसी के पास लोग होने चाहिए। अनटिल अनलेस कि ये एक जगह नहीं आए
तो ये डिसीजन आसानी से तो नहीं कोई होगी। एक केंद्रीकृत व्यवस्था बनानी होगी, कोई एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा। हालांकि उस पर काम भी हो रहा है, अभी पूरे ब्लूप्रिंट्स हमारे पास में है नहीं, लेकिन एक ऐसा सिस्टम इजाद करना होगा जिसमें सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो और एक सेंटर के हिसाब से चले। तो हमें लगता है कि जो ये 20 स्मार्ट सिटीज निकल कर आई हैं, इनका सपना हम देख पाएंगे हकीकत में, क्योंकि अभी और 77 लाइन में लगी हैं, अगले साल उनका भी नंबर आना है। लेकिन फिलहाल आज की इस पेशकश में, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, बातें बहुत सारी होनी थी, लेकिन यहां आप सभी से लेंगे इजाजत और आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।